हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग में कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में बात की थी और टाइप्स ऑफ पियर बराज क्या है एक्चुअल में, उसको फिगर के साथ हमने ड्रॉ करके बताया था। और आज हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है डिटेल में उसके बारे में पढ़ना, यानी कि डिवाइड वॉल, डिवाइड ड्रेन और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स है जो कि फिश लेडर है, ठीक है, सिल्ट एक्सक्लूडर है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अभी डिवाइड वॉल से। तो दैट दी डिवाइड वॉल इज अ लॉन्ग वॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स टू द वियर और बराज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी वियर और बराज की एक्सिस है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हमें डिवाइड वॉल कंस्ट्रक्ट करनी होती है और वो स्टोन मेसनरी और सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई होती है। ऑन द अपस्ट्रीम साइड द वॉल इज एक्सटेंडेड जस्ट ओवर द कैनाल रेगुलेटर। अपस्ट्रीम साइड के बारे में अगर बात करें तो वो कैनाल रेगुलेटर से भी आगे एक्सटेंड की जाती है, और डाउनस्ट्रीम साइड पे अगर हम बात करें तो वो लॉन्चिंग एप्रॉन तक हमें बनानी होती है, ठीक है। उसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो डिवाइड वॉल जो है उसका पर्पस है कि टू फॉर्म ए स्टील वाटर पॉकेट्स इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड सो दैट द सस्पेंडेड सिल्ट कैन बी सेटल डाउन। तो उसका मेन पर्पस ये है कि जो भी हम वॉल बना रहे हैं उसका मतलब क्या है, जो भी रिवर आएगी, ठीक है, उसका जो फ्लो होगा उसके उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा डिवाइड वॉल से, क्योंकि डिवाइड वॉल उसके परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी सिल्ट उसके साथ रिवर के साथ चली आती है वो सिल्ट जो है वहां पर इकट्ठी हो सकती है, तो वहां पर सेटल डाउन भी होगी। और उसके बाद हम बोट लेकर वहां पर जाकर उस जो भी कचरा वहां पर इकट्ठा हुआ है, सिल्ट कंटेंट इकट्ठी हुई है, उसको हम वहां से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम स्कोरिंग स्लूसिस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स द एडी करंट और क्रॉस करंट इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड। तो जो भी कैनाल हेड के सामने जो भी एडीज का फॉर्मेशन होता है, एडीज का मतलब है कि बहुत फोर्स से अगर वाटर आ जाए कैनाल हेड रेगुलेटर के पास, तो क्या होगा कि वहां पर टर्बुलेंस क्रिएट होगा। तो वो ज़्यादा फोर्स होने की वजह से ऐसा होता है, ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से होता है। तो अगर हम डिवाइड वॉल कंस्ट्रक्ट कर दें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है, कंटिन्यूसली, तो वो जो करंट है वो स्टेबल रह सकता है और एडीज जो है वो वहां पर ज्यादा क्रिएट नहीं होंगे, कंट्रोल में रहेगा। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट अप्रोच इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड। तो इजीली वो वाटर को गाइड भी करेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। इट रेजिस्ट द ओवरटर्निंग इफेक्ट ऑन द वियर और बराज पोस्ट द प्रेशर ऑफ द इंपाउंडिंग वाटर। तो जो भी मैंने अभी बोला कि वाटर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, कई बार ऐसा होता है कि फ्लड आ जाता है मॉनसून कंडीशन में, तो वियर और बराज जो है वो उसमें ओवरटॉपिंग भी हो सकता है, ठीक है, वो फेल भी हो सकता है स्ट्रक्चर उस ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से। तो डिवाइड वॉल अगर हम बनाएंगे तो वो जो वेलोसिटी है वाटर की वो मेंटेन रहेगी ऑन सेफर साइड, ठीक है। तो एक ये भी एक तो उसका फंक्शन है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे डिवाइड वॉल हम बना सकते हैं। ये जो है वो कम्प्लीटली एक अपस्ट्रीम साइड पे डिवाइड वॉल कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है। यहाँ पर वियर और बराज जो है वो है, ये जो है पूरी रिवर है। नेक्स्ट है स्कोरिंग स्लूसेस और अंडर स्लूसेस। The scoring sluices are the openings provided at the base of the weir और बराज। तो वियर और बराज जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही नीचे हम ऐसे स्कोरिंग स्लूसेस भी बनाते हैं। These openings are provided with adjustable gates। तो उसमें एडजस्टेबल गेट्स भी होते हैं, ठीक है। गेट्स को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्यों ऊपर नीचे करना है गेट्स को? ताकि जो भी उसके साथ सस्पेंडेड सीट होगी, ठीक है, तो अगर या फिर दूसरा कोई कचरा है तो भी उसको हम वहां पर इकट्ठा करके निकाल सकते हैं। ओके, द सस्पेंडेड सीट गोज ऑन द डिपॉजिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर। व्हेन द सीट डिपोजिशन बिकम एप्रेसिबल द गेट्स आर ओपन। बहुत सारी अगर सीट वहां पर आ जाए तो अगर हम गेट ओपन कर दे तो वो वहां से आगे जा सकती है। तो वो हमारे पर है कि कैसे हमें सीट का कंट्रोल करना है। किस अगर वो फाइन सीट होगी, ठीक है, तो हम उसको आगे जाने देंगे ताकि लैंड की फर्टिलिटी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा कचरा है
ठीक है। तो उसके साथ लेकर आइए, तो वो डिपोजिशन जो हुआ है उसको हम वहाँ पर जाकर बोट लेकर जाकर वो सब निकाल सकते हैं। तो सो द मडी वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड थ्रू द स्कोरिंग स्लूसेस। द गेट्स आर क्लोज बट एट द पीरियड ऑफ फ्लड द गेट्स आर केप्ट ओपन। तो ये जो स्लूसेस के जो गेट्स है वो फ्लड के टाइम हमें ओपन कर देने होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बॉटम पोर्शन में ये जो है, अगर हम स्लसेस ओपन करें तो वहां से वाटर निकल सकता है। ठीक है। और जो भी डेब्रिस है या फिर सिल्ट कंटेंट है, फाइन सैंड को निकालना है तो भी हम वहां से निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो कंप्लीट एक प्लान ऑन फील्ड आपको बताया गया है कि कैसे ये सारे हेडवर्क्स, डाइवर्जन हेडवर्क्स बनाए जाते हैं। उसमें एक फिश लेडर भी होता है कंपोनेंट। तो the fish ladder is provided just by the side of the divider for the movement of pieces। तो कई बार ऐसा होता है कि पीसेस जो है उसके जो नेचुरल पाथ में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हम बना देते हैं मेन बेड। ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो नेचुरल एनिमल्स जो है, जो भी पीसीस है, उसको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम साइड जो वियर है उसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड जाती रहती है। ठीक है। अगर फ्लड आया तो वो डाउनस्ट्रीम साइड चली जाएगी। ठीक है। उसके हिसाब से उसे वहां पर जाना होता है। तो द फिश लेटर इज प्रोवाइडेड जस्ट बाय द साइड ऑफ द डिवाइड वॉल फॉर द मूवमेंट ऑफ फिशेस। ओके। वो डिवाइड वॉल के साइड में ही प्रोवाइड किया जाता है। Rivers are important sources of fishes. These are various types of fish in the river. The nature of fish varies from type to type, but in general, the tendency of fish is to move from upstream to downstream in winter। ठीक है। अगर वो विंटर है तो अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम जाएगी फिश, और अगर वो मॉनसून कंडीशन है तो वो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम भी आ सकती है। So that the movement of fishes is essential for their survival। कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वो भी हमें ध्यान रखना है जब भी हम बियर बराज या फिर डाइवर्जन हेडवर्क का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो नेचुरल रिवर के पाथ में। ठीक है। और रिवर बैंक पे। उसके बाद एक फिश लेडर, अच्छा उसका ही एक थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बियर और बराज दिस मूवमेंट गेट्स ऑब्स्ट्रक्ट। तो ऐसा हम बनाते हैं तो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। तो हमें ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। तो ऐसे जो फिश लेडर है वो जिगजैग मैनर में बनाए जाते हैं। ठीक है। और वो बफेल बॉल्स के जैसे काम करते हैं। और वो ध्यान रखते हैं कि जो भी वेलोसिटी है उसके अंदर, तो वो 3 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा ना हो। ठीक है। वाटर स्टेबल्स और बहुत अच्छी तरीके से वो आगे बढ़े। Width, length and height of the fish ladder depends on the nature of the river and types of the weir और barrage। तो वियर और बराज जो है वो किस टाइप का है वो हमने देखा था लास्ट सेशन में। उसके हिसाब से हमें जो फिश लेडर है उसकी विड्थ, लेंथ और हाइट फिक्स करनी होती है। और जो भी रिवर है वो कैसी है, पेरेनियल है, नॉन पेरेनियल है। ठीक है। वो भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, वेरियस स्टेजेस भी देखे थे। तो उसके हिसाब से हमें फिश लेडर बनाने होते हैं। तो ये सारे जो है वो फिश लेडर है। ठीक है। वो फिश लेडर जो है वो बनाए जाते हैं ताकि फिशेस जो है वो अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम इजीली मूवमेंट कर पाए। ठीक है। डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम भी मूवमेंट कर पाए अपनी तरीके से, उसको कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा ना हो। तो ये सारे जो है वो फिश लेडर यहाँ पर स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड। ये जो कैनाल हेड रेगुलेटर है, ठीक है, उसको हम कैसे कहेंगे। कैनाल हेड रेगुलेटर मीन्स a structure which is constructed at the head of the canal regulator to regulate the flow of water is known as canal regulator। उसके नाम में ही पूरा डेफिनेशन दिया गया है कि वो जो है वो फ्लो ऑफ वाटर, जो भी वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पियर्स व्हिच डिवाइड द टोटल विड्थ ऑफ द कैनाल इनटू ए नंबर ऑफ स्पान्स व्हिच आर नोन एज बेस। तो ये जो कंप्लीट स्पान है कैनाल हेड रेगुलेटर का, वो उसके नीचे पियर्स बनाए गए होते हैं बहुत सारे। ठीक है। और उससे वो डिवाइड होता है। तो जो भी स्पेस होती है दो पियर्स के बीच में उसको हम बाय बोलते हैं। वो बे जो है वो हमें ध्यान में रखने होते हैं कि कितने बनाने हैं। ठीक है। तो पियर्स
कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ टियर्स ऑन विच द एडजस्टेबल गेट्स आर प्लेस्ड। तो उसके अंदर हम गेट्स भी बना सकते हैं, जो भी बे बनाया है, ठीक है, हमने दो पियर के बीच में, तो वहां पर हम गेट्स भी बना सकते हैं, वो एडजस्टेबल गेट्स होंगे। द गेट्स आर ओपन फ्रॉम द टॉप बाय सुटेबल मैकेनिकल डिवाइस, ओके, वो ओपन भी हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फ्लड आया तो भी हम उसको ओपन कर सकते हैं। The platform is produced on the top of the pier so for the facility of operating gates। तो वहाँ पर एक मैकेनिकल मशीन जो है वो ऑपरेट करता है गेट को नीचे करता है। तो ये जो है वो पियर्स है, ठीक है, ये जो पियर्स बनाए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गेट्स भी बनाए गए हैं, ओके, उसके नीचे है, ये सब पियर्स है, तो गेट्स बनाए गए और ऊपर से आप उसको हैंडल कर सकते हो उस गेट, ऐसी अरेंजमेंट होती। तो ये बहुत सारे पियर्स है, के बीच में बेस है, ठीक है, ये सारे जो है वो गेट्स है। और उसके अंदर एक जो है कंपोनेंट वो है सिल्ट एक्सक्लूडर। व्हेन स्टील पॉकेट्स इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड बाय कंस्ट्रक्टिंग द डिवाइडिंग वॉल, then it is found that the lower layer of water contains heavy silt and the upper layer contains very fine silt, okay। तो ये जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वो क्या काम करता है कि सिल्ट को निकालना, ठीक है, अगर वो फाइन सिल्ट है तो वो काम की है, मगर हैवी सिल्ट है तो उसको निकालना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो वो जो है वो डिवाइड वॉल के साथ कंस्ट्रक्ट की जाती है और कैनाल हेड रेगुलेटर के सामने ये कंस्ट्रक्ट की जाएगी। The fine silt is very fertile and may be allowed to enter the canal, but the heavy silt causes sedimentation in the pocket। क्योंकि सेडिमेंटेशन हो सकता है वहाँ पर, तो वो दिक्कत पैदा कर सकती है, तो उसको निकालना जरूरी है, तो इसलिए ये सिल्ट एक्सक्लूडर इम्पोर्टेंट है। To eliminate the suspended heavy silt, the silt excluder is provided. It consists of a series of tunnels starting from the side of the head regulator up to the divide wall। तो बहुत सारे ऐसे हम सिल्ट एक्सक्लूडर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो the tunnel nearest to the head regulator is longest। तो जो भी हेड रेगुलेटर के नज़दीक जो टनल आती है वो सबसे लंबी होगी, ओके, और सक्सेसिव टनल्स डिक्रीज इन लेंथ। तो बहुत सारी ऐसी टनल हम बनाएंगे, ठीक है, वो सिल्ट एक्सक्लूडर का एक पार्ट ही है, ठीक है, तो उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी और डिवाइड वॉल पे वो कम लेंथ वाली टनल होगी, ठीक है। The tunnels are covered by RCC slab। RCC slab से हम उसको कवर कर देंगे टनल्स को सभी को। The top level of the slab is kept below the sill level of the head regulator। हेड रेगुलेटर जो है उसके नीचे ये स्लैब बनाया जाएगा। So the completely clear water is allowed to flow in the canal through the head regulator। तो complete एक क्लियर वाटर जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा एक सिल्ट एक्सक्लूडर जो है वो भी कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाई देगा स्लैब कंस्ट्रक्ट की गई है और ऐसी बहुत सारी टनल्स जो है वो बनाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आगे भी आपको वो दिखेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, एक फिगर आएगी उसमें आप क्लियरली देख सकोगे। सिल्ट इजेक्टर। Silt ejectors, also called silt extractors, are those devices which extract the silt from the canal water after the silted water has traveled a certain distance in the off-take canal। तो थोड़ा डिस्टेंस वो डाउनस्ट्रीम साइड पे कैनाल में आगे जाए उसके बाद हम एक सिल्ट इजेक्टर जो है वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी सिल्ट बची हुई है वहाँ से वो निकाल सके हम, जो भी रिक्वायरमेंट नहीं है वो सारी सिल्ट वहाँ से निकाल पाए। These works are therefore constructed on the bed of the canal and little distance downstream from the head regulator। तो ये जो है वो हम वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम साइड पे। तो ऐसी जो टनल्स है वो हम बना सकते हैं। मैंने बोला था कि सिल्ट एक्सट्रैक्टर जो है, ठीक है, वो ऐसी बहुत सारी टनल्स जो है उससे बना हुआ होता है। डिवाइड वॉल है तो वहाँ पर टनल सबसे ज़्यादा लेंथी होगी, सॉरी सबसे कम वाली होगी, शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। हेड रेगुलेटर के पास होगी वो सबसे ज़्यादा लंबी होगी। तो ऐसी बहुत सारी टनल्स हम बना सकते हैं उसमें, ठीक है। सिल्टेड वाटर आगे जाएगा और वो टनल में से पास होगा। उसके बाद डाउनस्ट्रीम साइड पे ऐसा हम सिल्ट इजेक्टर बना सकते हैं ताकि
जो भी कचरा बचा हुआ है वो वहाँ से हम निकाल सकें, और अगर हेवी सिल्ट है तो वहाँ से हम उसको निकाल सकें। तो ऐसा सिल्ट इजेक्टर डाउनस्ट्रीम साइड पे थोड़े डिस्टेंस के बाद हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है डाइक्स, मार्जिनल एम्बैंकमेंट्स भी हम उसको बोलते हैं, मार्जिनल बंड भी बोल सकते हैं उसको। तो ऐसा जो डाइक्स है वो हम रिवर बैंक के पैरेलल हम बना सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो टॉप विड्थ है वो 3 to 4 मीटर है, साइड स्लोप जो है वो 1.5 जेम टू 122 जेम 1 हम प्रोवाइड कर सकते हैं। The height of the embankment depends on the highest flood level. तो जो भी हाई फ्लड लेवल है HFL, तो उसके हिसाब से हमें ये मार्जिनल एम्बैंकमेंट रिवर बैंक पे बनाना होता है, ताकि हम जो रिवर बैंक के उस पार कंस्ट्रक्शन किया गया है या फिर कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है उसको हम इस करंट से बचा सके। तो ऐसे ही हम एक मार्जिनल एम्बैंकमेंट वहाँ पर रिवर बैंक पे बना सकते हैं। It prevents the flood water or storage water from entering the surrounding area. तो वो एक बेनिफिट होता है कि उस वजह से हम जो भी फ्लड वाटर है वो उसके उस पार वो पहुंच ना पाए, प्रिवेंट कर पाए उस रेसिडेंशियल एरिया को। इट रिटेन्स द फ्लड वाटर और स्टोरेज वाटर विद इन अ स्पेसिफाइड सेक्शन। थोड़े से सेक्शन में उसको हम फ्लड वाटर को स्टोर भी कर सकते हैं। It protects the towns and village from devastation during the heavy flood. Heavy flood आया तो वहाँ पर हम उस डिवाइड वॉल वहाँ पर हमने अगर डाइक्स बनाई है तो वो हेल्प भी करेगी, ठीक है, वो प्रिवेंट भी करेगी, उस वाटर को रिवर के उस पार नहीं जाने देगी। इट प्रोटेक्ट्स वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल लैंड, तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो भी बच पाएगी, वहाँ पर ओवर इरिगेशन ना हो जाए, वहाँ पर ज़्यादा वाटर जो है वो फार्म में ना चला जाए, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो इसी अगर हम प्रोवाइड करें वहाँ पर डाइक्स तो वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, रिवर बैंक पे ये बनानी होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि स्टोन पिचिंग करेंगे, ठीक है, जैसे थोड़ा ड्रेनेज फिल्टर्स भी वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। गाइड बैंक, उसके बाद ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।